नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर एग्जामों में पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा 121 नंबर का क्लास है। आज की क्लास में हम लोग 122 नंबर के क्लास को कंप्लीट करेंगे। चलिए 122 नंबर का ये रहा अपना क्लास, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे है ये? मॉडर्न हिस्ट्री से। क्या कह रहा है प्रश्न कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटाया था। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी घटना है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। सबसे पहले ये कब हुआ था? ये घटना 13 अप्रैल 1919 को, ठीक। और कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में, ठीक। ये पूछे जाते हैं, अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक। यहाँ पे पूछता है कि गोली चलवाया किसने था, तो आदेश दिया था आर डायर ने। किसका नाम था? आर डायर। और चलाया कौन था? ओ डायर ने चलवाया था, ठीक। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद इसके लिए हंटर आयोग बैठाए गए थे, हंटर आयोग। ये सभी प्रश्न आपके एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक। इसके जांच के लिए हंटर आयोग बैठाया गया था। एक हंसराज नामक भारतीय थे, ये आपके जनरल डायर का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। तो आज इस प्रश्न से हम लोग देखेंगे यहाँ से कुछ विशेष प्रश्न क्या पूछे गए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से, उससे संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटाया था। तो गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाया था। इन्हें दी गई थी कैसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये इन्होंने लौटा दिया, कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया था। ये आप लोग को ध्यान रखना। एक और प्रश्न पूछा जाता है यहीं से कि नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड या फिर सर की उपाधि किसने लौटाया था? सर की उपाधि। देखिए, जिसे नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, उनके नाम के आगे क्या लग जाता है? सर लग जाता है। तो सर की उपाधि करके कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सर की उपाधि किसने त्याग किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के? तो ये किए थे अपने लेजेंड रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गीतांजलि किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का स्मारक कहाँ पे बना हुआ है? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए राष्ट्रीय स्मारक, जहाँ पे कुछ घटनाएं होती हैं, हमारे स्वतंत्रता से संबंधित कुछ घटनाएं हुई हैं आज तक हमारे देश में, उसके लिए कुछ वहीं उस जगह पे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाता है उसके याद में, ठीक। तो यहाँ पे भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जगह पे भी राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये राष्ट्रीय स्मारक कब बनाया गया था। तो 1951 में यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह चौरी चौरा में भी राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है। तो इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न और यहाँ पे छूट रहा है। ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था। तो यहाँ पे वैसाखी का त्योहार था। कौन से त्योहार के दिन? वैसाखी का त्योहार था। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटाया था। तो गांधी जी ने जो लौटाया था वो कैसर-हिंद की उपाधि थी। ये एग्जाम में पूछी गई है। और नाइटहुड की उपाधि या फिर सर की उपाधि किसने लौटाया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाया था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय स्मारक जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में कब बनाया गया था? तो 1951 में बनाया गया। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। वैसाखी का त्योहार के दिन ये घटना हुई थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में आर डायर ने आदेश दिया था, ओ डायर गोली चलवाया था।
हंटर आयोग की स्थापना हुई थी, इसके जांच के लिए हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की इसमें सहयोग किया था। तो इतनी चीजें यहाँ से पूछी गई हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कौन कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है। तो कंप्यूटर का आंतरिक भाग, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके कंप्यूटर से संबंधित। तो कंप्यूटर से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा जाता है लगातार प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए कौन आंतरिक भाग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था क्या, फ्लैश ड्राइव। अब फ्लैश ड्राइव के बारे में यहाँ पे देखेंगे क्या चीज होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में फ्लैश ड्राइव क्या होता है, फ्लैश ड्राइव क्या होता है। तो देखिए जो फ्लैश ड्राइव होता है, आप ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ये पेन ड्राइव का ही नाम है, पेन ड्राइव, जिसमें आप लोग ऑडियो वीडियो या फिर फोटो फाइल रखते हैं, जिसका नाम होता है क्या, पेन ड्राइव। ठीक, चिप के जैसे काम करता है पेन ड्राइव, लेकिन थोड़ी सी ये बड़ा होता है पेन ड्राइव। तो ये आउटर भाग है, मतलब आंतरिक भाग नहीं है। अब कंप्यूटर के कुछ आंतरिक भागों के बारे में देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं, तभी आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के इंटरनल भाग की बात करें, एक मिनट, कंप्यूटर के कुछ इंटरनल भागों की बात करें, तो जैसे आपका हो गया आंतरिक भाग में, आप लोग नोट करेंगे जैसे रैम हो गया, और एसएसडी हो गया, एसएसडी इसमें इंटरनल भाग होंगे। हार्ड डिस्क हो गया, कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। वीडियो कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। मदरबोर्ड, आप लोग ध्यान रखेंगे, मदरबोर्ड, ये सभी कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। तो ये आंतरिक भाग होते हैं, इंटरनल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। और आउटर पार्ट पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, और आप लोग माउस अलग से लगा सकते हैं, प्रिंटर लगा सकते हैं, कुछ भी डिवाइस अलग से आप लोग कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, मॉडेम लगा सकते हैं, कॉल रीडर लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेंगे कि कौन कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आंतरिक भागों की बात करें तो जैसे रैम हो गया, एसएसडी हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हार्ड डिस्क हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ऐसे भी कंप्यूटर के आंतरिक भाग होते हैं। अगला प्रश्न है कि तांबे का अयस्क कौन है। तो देखिए ये भी स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन तांबे का आंतरिक भाग नहीं है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए तांबे का आंतरिक भाग होता है जो उसको बोलते हैं तांबे का जो अयस्क होता है उसको बोलते हैं मैलाकाइट। क्या बोलते हैं इसको, मैलाकाइट बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। अब कुछ यहाँ पे अयस्क और उसके खनिजों के बारे में देख लेते हैं। स्टैटिक जीके में भी आप लोग पढ़े होंगे अयस्क और उसके खनिजों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि मैग्नेटाइट किसका, मैग्नेटाइट या फिर हेमेटाइट पूछ ले, हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क है। किसका, लोहा का। आपसे पूछेगा एग्जाम में सिनेबार किसका अयस्क है, तो ये पारा का अयस्क है। पारा को ही मरकरी भी बोलते हैं। ये बातें भी एग्जाम में पूछी गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। पारा को मरकरी भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, पिच ब्लेंड, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो ये आपका किसका अयस्क है, ये पिच ब्लेंड जो है ये आपका यूरेनियम का अयस्क है। किसका, यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादन कर रहा है, क्या आप लोग बताएंगे मुझे। और गैलेना पूछेगा किसका अयस्क है, गैलेना, तो ये सीसा का अयस्क है। किसका, सीसा का अयस्क है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे जिंक ब्लेंड आपसे पूछेगा ये किसका अयस्क है, जिंक ब्लेंड आपसे पूछेगा किसका अयस्क है, तो ये आपका जिंक यानी कि जस्ता का अयस्क है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए कौन तांबे का अयस्क है, तो मैलाकाइट, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, तांबे का अयस्क है।
बॉक्साइट का एस्क, एल्युमिनियम बॉक्साइट का एस्क, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क है। मैग्नेटाइट हेमेटाइट लोहा का एस्क है। सिनेबार पारा या फिर मरकरी का एस्क है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का एस्क है। गैलेना सीसा का एस्क है। और जिंक ब्लेंड ये पूछा गया एग्जाम में, ये जस्ते का एस्क है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए इस क्लास को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है और इसमें कौन सी चीज़ें और ऐड किया जाए। अगला प्रश्न है कि कौन गुणसूत्र समूह बालिका के जन्म का कारण बनता है। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके साइंस से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं कौन गुणसूत्र समूह बालिका के जन्म का कारण बनता है। तो देखिए गुणसूत्र समूहों की बात करें, जब आपको मिलेगा एक्स एक्स तो ये बालिका के जन्म का कारण बनेगा। एक्स नर का एक्स होगा और मादा का भी एक्स होगा, तब जाकर के ये बालिका के जन्म का कारण बनेगा। अगर आपसे पूछेगा कि यहीं पे बालक के जन्म का कारण कब बनेगा, तो देखिए जब एक्स और वाई गुणसूत्र का पेयर बनेगा तब ये जाकर के बालक के जन्म का कारण बनेगा। एक्स किसका हो गया, मेल का वाई हो गया, और एक्स मादा यानी कि फीमेल का हो गया। ठीक, तब जाकर के यहाँ पे बालक के जन्म का कारण बनेगा। ठीक, और जो मादा का अंडाणु होता है, माता का अंडाणु होता है, उसमें हमेशा जो है आपके उसमें हमेशा एक्स गुणसूत्र मिलेगा। कैसा गुणसूत्र मिलेगा, एक्स गुणसूत्र होता है। और जो आपके पिता का जो स्पर्म होता है, या फिर आप लोग सभी जानते हैं पिता का जो शुक्राणु होता है, इसमें हमेशा एक्स वाई का पेयर होता है। क्या, एक्स वाई का पेयर होता है। यहाँ पे एक्स एक्स का पेयर होता है, यहाँ पे एक्स वाई का। तो अगर ये आपका एक्स जाकर के मादा का एक्स जाकर के पिता के एक्स से मिलेगा तो यहाँ पे बालिका का जन्म होगा। अगर मादा का एक्स जाकर के पिता के वाई से मिलेगा तो यहाँ पे बालक का जन्म होगा। और ये बालक का जन्म होगा या फिर बालिका का जन्म होगा, ये टोटली डिपेंड करता है पिता के शुक्राणु पे, यानी कि पिता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, और मानव में गुणसूत्र की संख्या अगर आपसे पूछे एग्जाम में, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में जो कुल गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में जोड़ी पूछता है तो यहाँ पे आप लोग को 23 बताना है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछे कि इसमें लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं, जो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं उन्हें लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं, ये कितने होते हैं, तो इसमें दो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। तो इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं कि क्या है प्रश्न, कौन शुक्राणु समूह बालिका के जन्म का कारण बनता है। ये एक्स एक्स जब होगा तो बालिका के जन्म का कारण बनेगा, अगर एक्स वाई होगा तो बालक के जन्म का कारण बनेगा। मादा का अंडाणु हमेशा एक्स एक्स गुणसूत्र का होता है और पिता के शुक्राणु में हमेशा एक्स वाई गुणसूत्र का पेयर रहता है। ठीक, अब कैसे होगा तो ये हमने बताया। और गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 मानव में, जिसमें 23 जोड़े कुल गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक गुणसूत्र इसमें केवल 2 होते हैं। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की बात करें तो ऑप्शन में कौन कार्य नहीं है, तो ऑप्शन में आपको मिला था जनता का बैंक, ऑप्शन में था जनता का बैंकर। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वो जनता का बैंकर नहीं होता है। ठीक, तो ये किसका बैंक होता है, जैसे जनता का बैंकर जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। तो ये सभी जो बैंक होते हैं वो जनता का बैंक होता है। ठीक, वो जनता को पैसे देते हैं, उसमें जनता का कार्य किया जाता है। जबकि आरबीआई जो है आपकी, आरबीआई ये सरकार का बैंक होता है, इसे सरकार का बैंक कह सकते हैं, सरकार का बैंक होता है, ये सरकार का बैंक होता है।
या फिर ये बैंकों का बैंक होता है। क्या करता है? बैंकों का बैंक होता है। ये भारत में क्या काम करता है? तो देखिए बैंकों का बैंक होता है, ये मौद्रिक नीति लॉन्च करता है। कहाँ पे लिखें? यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए देखिए ये भारत में आरबीआई का काम क्या है? मुद्रा जारी करता है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। मुद्रा जारी करना किसका काम है? आरबीआई का काम है। उसके बाद साख नियंत्रण भी आरबीआई करता है। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कौन करता है? विदेशी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कौन करता है? तो ये आरबीआई ही करेगा, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। बैंक बैंक के लिए मौद्रिक नीति बनाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बैंक के लिए मौद्रिक नीति कौन बनाता है? साल में 6 बार मौद्रिक नीति कुल आता है, 2 महीने पे 1 बार आता है। तो ये सभी आरबीआई के काम है। ठीक, इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन भारतीय रिजर्व का कार्य नहीं है। तो जनता का बैंक ये नहीं होता है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जनता का बैंक जैसे और कमर्शियल बैंक हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सभी जनता के बैंक होते हैं। जबकि आरबीआई की बात करें, ये सरकार का बैंक होता है, ये बैंकों का बैंक होता है। बैंक को लोन लेना हो तो वो आरबीआई के पास जाएगा। और मुद्रा जारी करता है भारत में आरबीआई, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन आरबीआई करता है, मौद्रिक नीति कौन लाता है? ये आरबीआई लाता है। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सही जोड़ी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कुछ संगठन और उसके हेडक्वार्टर के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जोड़ी मिलाना है कि कौन उसका जोड़ी नहीं है। तो सबसे पहला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क, सबसे पहले तो यही गलत है। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है आपका, कहाँ पे है? जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, हाँ इसके मुख्यालय वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में इसका मुख्यालय, सही है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन पेरिस, यूनेस्को की बात कर रहा है, यूनेस्को की बात कर रहा है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। और बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य अक्सर किस भगवान के जीवन के दृश्यों को दर्शाती है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मणिपुर शास्त्रीय नृत्य अक्सर किस भगवान के जीवन के दृश्यों को दर्शाती है? तो ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है। इस तरह से भारत में जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो किस राज्य से संबंधित है, ये सभी बच्चा याद कर लेता है, ये सबको याद होगा। लेकिन इस प्रश्न से हम लोग कुछ विशेष प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य अक्सर किस भगवान के जीवन से संबंधित है? तो ये भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। इसी तरह से शास्त्रीय नृत्यों की बात करें अगर, तो मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो मुख्य रूप से भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जबकि पूछा जाता है इसमें सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? नवीनतम, तो नवीनतम बताएंगे वो, सॉरी सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछे, नवीनतम आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन कौन सा है, प्राचीन, तो वो है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हर बच्चा याद कर लिया है। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो आप लोग बताएंगे तमिलनाडु। लेकिन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि इसका पुराना नाम क्या है, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? तो यहाँ पे सादी रट्टम इसका पुराना नाम है। ये एग्जाम में पूछा गया है, सादी रट्टम किसका पुराना नाम है? तो ये भरतनाट्यम का पुराना नाम है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक नृत्य है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, किस राज्य का है? तो सत्रिया पूछता है। सत्रिया आप सभी जानते हैं कि ये कहाँ का है? असम का है। कोई बात नहीं, जानते हैं। लेकिन ये पूछता है कि सत्रिया नृत्य के प्रवर्तक कौन है? एग्जाम में पूछा गया सत्रिया नृत्य के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि जो शंकर देव हैं ये सत्रिया नृत्य के प्रवर्तक हैं, शंकर देव। ठीक, अगर आपसे पूछे सत्रिया नृत्य एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस परंपरा से जुड़ा गया है, तो ये वैष्णव परंपरा से ये जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इतनी बातें सत्रिया से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक उत्तर भारत में है जिसे कथक बोलते हैं। उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है उसको कथक बोलते हैं। कथक का अर्थ पूछा जाता है
कथक उत्तर उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का बताएंगे। कथक का अर्थ पूछा जाता है क्या होता है, तो कथा होता है। ठीक, ये कथक जो है ये मुगल परंपरा से संबंधित है, ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य मुगल परंपरा से संबंधित है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग को यहाँ से याद रखना है। आइए चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य अक्सर किस भगवान के जीवन के दृश्यों को दर्शाता है, तो भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाता है। शास्त्रीय नृत्यों की बात करें 8 होती है, जिसमें सबसे प्राचीन कौन सा है, भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का है। इसका पुराना नाम एग्जाम में पूछा गया सादिरट्टम होता है इसका पुराना नाम। क्षत्रिय नृत्य असम का है, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है शंकर देव। और एग्जाम में पूछा गया है ये किस परंपरा से संबंधित है, वैष्णव परंपरा से। कथक का अर्थ होता है कथा, और मुगल परंपरा से कौन संबंधित है, तो ये संबंधित है मुगल परंपरा से, कौन, कथक। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश ये सबको याद है, उत्तर भारत का होता है कथक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ, अगला प्रश्न है कि उर्दू को अन्य किस नाम से संदर्भित करते हैं, तो इसको लश्करी जबान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लश्करी जबान कहते हैं। और ये बात भी आपके एग्जाम में पूछ ली गई। लश्करी जबान किसे कहते हैं, उर्दू को कहते हैं, ये बातें आपके एग्जाम में पूछ ली गई। ठीक, चलिए इसका कुछ भाषा से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को पढ़ेंगे। हाँ, तो लश्करी जवान ये उर्दू की है। आप लोग बताइए क्या 8वीं अनुसूची में, आप सभी जानते हैं जो हमारे पास 8वीं अनुसूची है, इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 भाषा को शामिल किया गया है। इसमें उर्दू है क्या, तो आप लोग बताएंगे कि हाँ उर्दू है। ठीक, इसमें उर्दू भी शामिल है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 22 भाषाएं जो है हमारे संविधान में, उसमें उर्दू भी शामिल है। अगर आपसे पूछे कि जो उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, ये एग्जाम में पूछा गया है आपके। तो उर्दू भाषा की लिपि के बारे में बात करें तो ये है आपका फारसी अरबी लिपि। कौन सी लिपि है, फारसी अरबी लिपि उर्दू भाषा की लिपि है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे नास्तलिफ भी बोलते हैं, नास्तलिक भी बोलते हैं। ठीक, जो कि हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं। जैसे हम यहाँ पे बाएं से दाएं लिख रहे हैं ना, वो लोग इधर से लिखेंगे दाएं से बाएं। ठीक, ये हो गया। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि उर्दू को अन्य किस नाम से संदर्भित करते हैं, तो लश्करी जवान नाम से संदर्भित करते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, इसमें उर्दू भी शामिल है। और उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, फारसी अरबी लिपि है, जिसे नास्तिक लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। टार्च, सर्च लाइट, वाहन हेडलाइट में दर्पण कौन सा होता है, तो इसमें देखिए जो टार्च लाइट या फिर सर्च लाइट हो गया या फिर वाहन हेडलाइट में हो गया, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न से हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अवतल दर्पण के कुछ और एग्जाम्पल पूछे, जैसे आपसे पूछेगा कि दाढ़ी बनाने में, आपसे पूछेगा कि दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने में, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग इसमें भी होता है। आंख के जांच में, या फिर आपसे पूछ ले कि नाक के जांच में, या फिर पूछ ले कि कान के जांच में डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है, तो इसके लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसके जांच के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण के। आइए चलिए इस प्रश्न से संबंधित उत्तल दर्पण के बारे में देख लेते हो। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण जैसे पीछे का दृश्य देखने के लिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। पार्किंग क्षेत्र में आप कभी देखे होंगे कि ये कोने पे जहाँ टर्निंग पॉइंट होता है, वहां पे पार्किंग क्षेत्र में वहां से बड़ा सा कर्व लेंस लगा होता है, कर्व दर्पण लगा होता है, ग्लास। तो वो जो होता है
वो जो होता है आपका उत्तल लेंस होता है। उसके बाद सड़क के मोड़ों पे कहीं-कहीं पे सड़क के मोड़ों पर भी कहीं-कहीं पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, बड़ा-सा लेंस लगा होता है सड़क के मोड़ों पर। तो ये वो भी किसका एग्ज़ाम्पल है? वो उत्तल दर्पण के एग्ज़ाम्पल है। तो इन दोनों दर्पणों के एग्ज़ाम्पल के बारे में आप लोग को याद रखना है। तो ये स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन था कि टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग, आँख का नाक के जांच में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग ही करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे का दृश्य देखने के लिए गाड़ी में, पार्किंग क्षेत्रों में बड़ा सा दर्पण लगा होता है और सड़क के मोड़ों पर भी बड़ा सा दर्पण लगा होता है पीछे के दृश्यों को देखने के लिए। ये उत्तल दर्पण ही होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई कौन नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित नहीं है? तो देखिए ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डीपीएसपी के बारे में कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भवन निर्माण का जो प्रावधान है ना, भवन जो निर्माण का जो प्रावधान है, भवन निर्माण का जो प्रावधान है, ये डीपीएसपी में नहीं आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता भवन निर्माण का प्रावधान, प्रावधान इसमें नहीं आता। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखें। अब क्या आता है डीपीएसपी में, इन चीजों को देख लेते हैं। जैसे ग्राम पंचायत का गठन पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले कि ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन इसे किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद नंबर 40 के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ये पूछा जाता है कि ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 44 में है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। पर्यावरण संरक्षण पूछ ले किस अनुच्छेद में है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण या फिर वन और वन्य जीव का रक्षण करना, ये सभी आपके है अनुच्छेद नंबर 48 ए में। तो इतनी बातें यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है। एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न आपके स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एलआईसी के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राम कृष्णन चंदर को नियुक्त किया गया है। किसे? राम कृष्णन चंदर को नियुक्त किया गया है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके का प्रश्न पढ़ेंगे जो आपसे एलआईसी से संबंधित है। एलआईसी से संबंधित आज तक एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्थापना की बात करें एलआईसी का तो ये 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका 1956 को ही इसका एक्ट भी आया था। एक्ट के बारे में बात करें तो वो भी 1956 में आया था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और इसके बारे में पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में एलआईसी का, मुंबई में एलआईसी का मुख्यालय है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक, अगला प्रश्न है कि इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। एलआईसी का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है तो वो होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इस एलआईसी को नियंत्रण करने वाली जो संस्था है वो है IRDAI। ठीक, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भी पूछा जाता है कब हुई थी? तो 1999 में इसका स्थापना हुआ था। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? ये बातें सबसे पहले आप लोग बताइए। और इस प्रश्न में सिंधु से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सिंधु नदी की बात करें तो इसमें सहायक नदी 5, मुख्य रूप से 5 है। कौन कौन सी हैं आप लोग ध्यान रखेंगे? झेलम है, चिनाब है, झेलम, चिनाब, रावी,
व्यास, सतलज, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये बातें आप लोग को याद रखना है। सिंधु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार, ये कितने देशों में प्रवाहित होती हैं? सिंधु नदी कितने देशों में प्रवाहित होती है? तो 3 देश का नाम आप लोग बताएंगे। ये इंटरनेशनल नदी है, ये भारत में प्रवाहित होती है, फिर चीन से इसका उद्गम होता है, फिर पाकिस्तान में ये जाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान में ये जाती है। ठीक, ये यहाँ पे जाकर के अपना जल गिराती है। इसी नदी का पानी रोक करके हम लोग, इसकी लंबाई की बात करें 2880 किलोमीटर है, जो आपके एग्जाम में ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक, उद्गम की बात करें सिंधु नदी का, तो उद्गम इसका कहाँ पे हुआ है? तो बोखरचू से हुआ है। बोखरचू, या फिर ऑप्शन में कभी कभी मानसरोवर भी मिलता है। मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, और तिब्बत वर्तमान समय में ये किसका इस पे अधिपत्य है? तो चीन का इस पे अधिकार हो गया। तो ये सभी चीजें आप लोग याद रखेंगे अपने सिंधु नदी से संबंधित। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये मुख्य रूप से 5 इसकी सहायक नदियां हैं जो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगी। प्रवाहित कहाँ पे होती है? तो ये भारत, चीन, पाकिस्तान 3 देशों में प्रवाहित होती है। लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है। उद्गम ये होता है बोखरचू, मानसरोवर, तिब्बत से। इतनी बातें यहाँ से आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी में कपास सबसे अच्छी तरह से उगता है? तो बात करें कपास के बारे में, तो ये सबसे ज्यादा काली मिट्टी में उगता है, और ये कई बार एग्जाम में आपके स्टैटिक जीके में कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। तो कपास ये काली मिट्टी में उगती है। कहाँ पे? काली मिट्टी में ये उगती है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। काली मिट्टी को और नाम से जानते हैं, इसको करेली मिट्टी भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपको करेली मिट्टी भी मिलेगा काली मिट्टी को, और इसको बोलते हैं काली मिट्टी, करेली मिट्टी, या फिर रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे लावा मिट्टी भी बोलते हैं, लावा मिट्टी। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। कपास के प्रकार की बात करें तो ये कपास जो है ये नगदी फसल है। कैसी फसल है? कपास एक नगदी फसल है, या फिर इसे कहते हैं व्यावसायिक फसलें, या फिर इसे वाणिज्यिक फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणिज्यिक फसल कहते हैं। ये एक प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। कपास के बारे में एक चीज और याद रखेंगे, इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है? सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है? तो वो कर रहा है गुजरात। कौन? गुजरात। ठीक, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि किस मिट्टी में कपास सबसे अच्छी तरह से उगता है? तो काली मिट्टी, करेली मिट्टी, रेगूर मिट्टी और लावा मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से उगता है। नगदी फसल, ये कपास जो है आपकी नगदी फसल है, जिसे वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं। सर्वाधिक उत्पादन इसका गुजरात राज्य में होता है। अगला प्रश्न, किस जंतु संघ में जोड़ युक्त पैर होते हैं? या फिर इसे जोड़ युक्त पैर को ही संधि युक्त उपांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि युक्त उपांग बोलते हैं। उपांग का मतलब पैर हाथ दोनों को सम्मिलित रूप से उपांग बोलते हैं। संधि युक्त उपांग करके भी पूछता है। तो ये होते हैं आर्थ्रोपोडा के पास। किसके पास होते हैं? आर्थ्रोपोडा जीव के पास। आर्थ्रोपोडा ये है ना संसार का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा जो संघ के जीव होते हैं वो संसार का सबसे सबसे बड़ा संघ है, और ये बात भी आपके एग्जाम में पूछी गई है, सबसे बड़ा संघ। ठीक, ये बातें भी याद रखेंगे। और बात करते हैं कि ये बाह कंकाल इसका किसका बना होता है? बाह कंकाल जो है, जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इनके बाह कंकाल काइटिन का बना होता है। किसका? काइटिन का, जिसका हमारा नाखून बना होता है। नाखून बाल काइटिन के ही होते हैं ना। आप लोग बताएंगे क्या सच है या फिर मैं कुछ भूल रहा हूँ। इसका परिसंचरण तंत्र की बात करें, परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? तो इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा? खुला। आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आप लोग याद रखेंगे।
चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि किस जंतु संघ में जोड़ युक्त पैर होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जोड़ युक्त पैर होते हैं। संसार का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। बाह्य कंकाल इसका काइटिन का बना होता है और परिसंचरण तंत्र जो होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। E300 का सामान्य नाम क्या है? तो E300 का जो सामान्य नाम है ये विटामिन सी का सामान्य नाम। किसका? विटामिन E300 विटामिन सी का सामान्य नाम है। तो या फिर इसे बोलते हैं स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी का आपसे पूछे कि रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो मानक है ये E300 एक कोड है जिसे यूरोपियन यूनियन और विश्व मानक संस्था, ऐसी कोई संस्था है जो देती है ये कोड। ठीक, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। बात कर इसके संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि घाव को भरने में संबंधित कौन सी विटामिन होती है? घाव को भरने में सहायक कौन सी विटामिन होती है? तो घाव को भरने में सहायक ये होती है विटामिन सी। लेकिन आपको इसको विटामिन सी इसको घाव पे लगाना नहीं है, इसको सेवन करना है। मतलब घाव को, मतलब विटामिन सी का सेवन करना है। ठीक, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सी रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। और बात करते हैं इसके स्रोत की बात करें तो विटामिन सी के स्रोत की बात करें तो खट्टे फल इसके स्रोत होते हैं। कौन से स्रोत होते हैं? खट्टे फल इसके स्रोत होते हैं। जैसे हो गया आपका नींबू हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है इसका। आंवला, ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है, आंवला भी इसका बेहतरीन स्रोत होता है। संतरा इसका बेहतरीन स्रोत होता है। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि E300 का सामान्य नाम क्या है? तो विटामिन सी का E300 सामान्य नाम है। स्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। घाव को भरने में सहायक विटामिन सी होता है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्रोत क्या होते हैं? स्रोत खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू, आंवला, संतरा हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, आपको वहां पे इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है स्टैटिक जी के इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक, स्टैटिक जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कार्यवाही से शुरू हुआ था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को इस प्रश्न से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कार्यवाही से शुरू हुआ? तो इसके लिए किया गया था गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च। क्या कहते हैं इसको? दांडी मार्च। दांडी मार्च इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आंदोलन, ये सत्याग्रह डांडी नामक स्थान से शुरू हुआ था। तो देखिए, ये इसको नमक सत्याग्रह कहते हैं, इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्यों नमक सत्याग्रह कहते हैं? क्योंकि नमक पे अंग्रेजों द्वारा लगाया गया कर जो था उसको समाप्त करने के लिए ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो इसकी डेट भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले अगला प्रश्न ये पूछता है कि इसको शुरू किसने करवाया था? तो इसका शुरू या फिर इसका नेतृत्व किसने किया था इस आंदोलन का? तो महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था? गांधी जी ने नेतृत्व किया था। ये बातें आप लोग को याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा कि इसमें ये कुल कितने किलोमीटर की यात्रा थी? तो 241 मील में अगर पूछे तो 241 मील आप लोग याद रखेंगे। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखेंगे। कितने दिन का समय लगा था? तो कुल 24 दिन का समय लगा था। अगर आपसे पूछे कि कुल कितने अनुयायी थे गांधी जी के साथ में, तो कुल 79 इसमें अनुयायी थे। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्या कहेगा, अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि इसमें महिलाओं को शामिल करने की बात किसने की है। गांधी जी से महिलाओं को शामिल करने का आग्रह किसने किया था। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि महिलाओं को शामिल करने की बात इसमें कौन किया था। ये सरोजिनी नायडू जी ने किया था। किसने किया था? सरोजिनी नायडू जी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है इस प्रश्न से। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कार्यवाही से शुरू हुआ था। तो ये इसका जवाब हो जाएगा डांडी मार्च। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डांडी मार्च। अगला प्रश्न है कि इसको क्या कहा जाता है। तो देखिए नमक सत्याग्रह इसे कहा जाता है, जो कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 241 मील की यात्रा थी, 385 किलोमीटर। अगर पूछेगा तो किलोमीटर में बताएंगे। कुल 24 दिन का समय लगा था साबरमती आश्रम से दांडी तक जाने में। यहाँ पे लिखे नहीं क्या, तो ये कहां से कहां तक की यात्रा थी? साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की यात्रा थी। कहां तक? दांडी तक यात्रा थी। ये बातें आप लोग को याद रखना है। ठीक, और 79 इसमें अनुयायी थे। महिलाओं को शामिल करने का आग्रह किसने किया था? सरोजिनी नायडू जी ने किया था। तो ये सभी स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भाग 4 में अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है। तो भाग 4 का जो अनुच्छेद 43 भी आप सभी जानते हैं पॉलिटी से, और यहाँ से संबंधित आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। तो भाग 4 में अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है। तो भाग 4 में क्या है? तो इसमें डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। चलिए देखते हैं 43 भी किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संबंधित है सहकारी समितियों से। किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से ये संबंधित है, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। सहकारी समितियों से अनुच्छेद 43 भी संबंधित है। पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोगों से पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 किसमें है। अब यहाँ पे डीपीएसपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 43 क्या है इसमें? तो इसमें ग्राम पंचायत है। क्या है इसमें? ग्राम पंचायत की बात कही गई है। ठीक, अगला प्रश्न है अगर आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 44 क्या है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अनुच्छेद 44 क्या है, तो इसमें समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। कौन सी? समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 47 क्या है, तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 47 के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 47, तो यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा की बात इसमें कही गई है। कैसी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पर्यावरण की संरक्षण अनुच्छेद 48 का एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 48 का पर्यावरण, वन और वन्यजीव से के संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग को इस प्रश्न से रिवीजन के तौर पे आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? ये सहकारी समितियों से संबंधित है। हमने बताया 48 का किससे संबंधित है? पर्यावरण और वन्यजीव से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 47 निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी देखिए स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनरी डुनांट ने किस संगठन की स्थापना की। अब इस प्रश्न से स्टैटिक जीके जीएस से जितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी इसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। देखिए हेनरी डुनांट ने किस संगठन की स्थापना की, तो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस के बारे में आप लोग याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस ये विश्व की संस्था है। रेड क्रॉस की आपसे पूछे कि स्थापना किसने किया था, तो हेनरी डुनांट ने किया था। इसके लिए हेनरी डुनांट को आप सभी जानते हैं कि 2001 में नोबेल पाने वाले, शांति का नोबेल पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? शांति का नोबेल पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? हेनरी डुनांट थे। 2001 में इन्हें दिया गया था, 1901 में, सॉरी।
इन्हें कब दिया गया था? जब नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1901 में, तब इनको दिया गया था। शांति की नोबेल पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। ये भी बातें आप लोग को हेनरी डुनांट के बारे में आप लोग को याद रखना है। अब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक। तो देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल रेड क्रॉस के बारे में पूछेगा, इसकी स्थापना कब हुई? तो इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस है, तो इसकी स्थापना जो है ये 1863 में हुई थी। कब? 1863। उसके बाद इसका पूछा जाएगा मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस को भी शांति का नोबेल दिया गया है, तो इसकी कितनी बार शांति का नोबेल मिल चुका है? तो ये इसको 3 बार शांति का नोबेल मिल चुका है। और ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार इसे नोबेल मिल चुका है शांति का? तो 3 बार। पहली बार जब मिला था 1917 में, दूसरी बार 1944 में, तीसरी बार जो मिला था 1963 में। शांति का नोबेल पाने वाली ये संस्था है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं 8 मई के दिन। 8 मई के दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हेनरी डुनांट का क्या हुआ था? जन्मदिन हुआ था। क्या हुआ था? ये हेनरी डुनांट का जन्मदिन है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसका जन्मदिन है? तो हेनरी डुनांट जो इसके संस्थापक हैं, इनके जन्मदिन पे इसका स्थापना विश्व रेड क्रॉस डे हम लोग मनाते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। इसको इस प्रश्न से स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए बन सकते हैं वो सभी बताया गया। तो हेनरी डुनांट ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस की। और इन्हें 1901 में शांति का नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रेड क्रॉस की स्थापना पूछता है एग्जाम में 1863। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। अंतरराष्ट्रीय शांति का नोबेल इसे 3 बार मिल चुका है, 1917 में, 1944, 1963 में। और रेड क्रॉस डे हम लोग 8 मई को दिन मनाते हैं क्योंकि इस दिन हेनरी डुनांट का क्या होता है? जन्मदिन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि 8 मई के किसके जन्मदिन पे विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं? तो इसके संस्थापक जो हेनरी डुनांट हैं, उनके जन्मदिन पे हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी स्टैटिक जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग को जीके जीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। तो कौन अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या मिला था? दक्षिणी यमुनोत्री मिला था। दक्षिणी यमुनोत्री, जबकि आप लोग को कई बार बताया गया है, यमुनोत्री पहले लिख लें, दक्षिणी यमुनोत्री, जबकि आपको कई बार बताया गया। तो जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पे भारत का जो अनुसंधान केंद्र है, जो वहां के पर्यावरण का परीक्षण करने के लिए बनाया गया है, पर्यावरण की जांच करने के लिए बनाया गया, वहाँ पे भौगोलिक स्थिति क्या है उसकी जांच करने के लिए बनाया गया अनुसंधान केंद्र है। तो वो कितने हैं? भारतीय अनुसंधान केंद्र कितने हैं? तो यहाँ पे 3 बनाए गए हैं। 3 कौन कौन से हैं? जिसका नाम है, एक का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, और एग्जाम में पूछा जाता है दक्षिणी गंगोत्री के बारे में। दूसरे का नाम है मैत्री, और तीसरे वाला जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है भारती। क्या नाम है? भारती। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या कार्यरत है या फिर निष्क्रिय हो चुकी है? तो ये निष्क्रिय हो चुकी है। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि ये भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। पूछेगा कि भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन है? तो आप लोग दक्षिणी गंगोत्री बताएंगे। और भारती के बारे में क्या पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय अनुसंधान केंद्र की? तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अंटार्कटिका के बारे में आप लोग को याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है? इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसे कहा जाता है गतिशील महाद्वीप, क्योंकि ये हमेशा मूव करता रहता है, तो इसको गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। इसको कहते हैं कि विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, यानी कि यहाँ पे वैज्ञानिक अनेक देश जाकर के अपने अनुसंधान संस्थान चलाते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर काम ये विज्ञान से संबंधित होता है। तो इस वजह से विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसको बोलते हैं, समर्पित महाद्वीप। तो इतने इसके उपनाम हैं। ठीक,
अंटार्कटिका के इतने उपनाम है। अगला प्रश्न आप लोग को अंटार्कटिका से ये याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इसकी ऊंची चोटी क्या है। अंटार्कटिका की ऊंची चोटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी ऊंची चोटी के बारे में पूछेगा तो आप लोग विंसन मैसिव बताएंगे। क्या बताएंगे? विंसन मैसिव इसकी ऊंची चोटी है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। तो हमने बताया दक्षिणी गंगोत्री है और मैत्री है और भारतीय, बस यही तीन है। इसके अलावा जो ऑप्शन में रहेगा वो नहीं है। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। और निष्क्रिय दक्षिणी गंगोत्री के बारे में पूछा जाता है, कौन निष्क्रिय हो चुका है? दक्षिणी गंगोत्री। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा है अंटार्कटिका में? तो वो दक्षिणी गंगोत्री है। भारतीय को कब बनाया गया? 2012 में बनाया गया। इसके अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वेत महाद्वीप है, गतिशील महाद्वीप इसे कहा जाता है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इसकी ऊंची चोटी हमने बताया विंसन मैसिव है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से संबंधित स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जीके जीएस के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं एग्जाम में। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण किसका है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जो सिस्टम को चलाए उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाती हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन सी, देखिए अगर यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट अपना बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कितनी फेमस कंपनी है और इसके बारे में पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये है MS DOS। ठीक, MS DOS इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, DOS का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के बारे में, एप्पल कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एप्पल कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैक OS है। क्या है? मैक OS। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अगला प्रश्न पूछता है विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है? विंडोज कंपनी। तो विश्व में सबसे ज्यादा चलाए जाने वाली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज ही चलाई जाती है। विंडोज 7 होता है, अब पहले आता था विंडोज 8 आता था पहले, विंडोज 10 आता है, अभी भी ज्यादातर जगहों पे चलता है। विंडोज 11 नए लैपटॉप में अब चलता है। ठीक, इसके अलावा विंडोज XP आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले चलता था विंडोज XP भी चलता था। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और विंडोज विस्टा के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे, पुराने लैपटॉप में चलता है विंडोज विस्टा। तो इतनी चीजें, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आइए चलिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे नोट कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लिनक्स हो गया, जेनिक्स, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कोई भी संशोधन कर सकता है, कोई भी यूजर इसका संशोधन करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। यूनिक्स, ये लिनक्स, जेनिक्स और यूनिक्स ये सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने होते हैं वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MS DOS है, ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एप्पल से पूछता है कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो मैक OS है। विंडोज का पूछता है कि इसमें से विंडोज 7 क्या है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे पूछेगा विंडोज 11 क्या है, तो आप लोग बताएंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडोज XP, विंडोज विस्टा, लिनक्स, यूनिक्स, जेनिक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अगला प्रश्न है कि 10वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो ये आयोजन हुआ था, ये करंट अफेयर का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 कहाँ पे हुआ। तो इसको मनाया गया IIT दिल्ली में। IIT दिल्ली कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, नई दिल्ली में स्थित है। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि इसकी आयोजनकर्ता कौन है, इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया। तो इस सम्मेलन के आयोजन जो करने वाले हैं वो स्वच्छ गंगा मिशन और
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सी गंगा ने इसका आयोजन किया, इस दो संस्था ने। स्वच्छ स्वच्छ गंगा स्वच्छ गंगा मिशन और कौन इसमें शामिल था, और इसमें शामिल था सी गंगा, ये दोनों ने इसका आयोजन किया। ठीक, इतनी बातें आप लोग को इससे याद रखना है। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कि 10वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ? ये IIT दिल्ली नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन करता राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सी गंगा ने इसका आयोजन किया। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में अरुण कुमार सिंह किसके प्रमुख प्रबंध निदेशक हैं? तो ये प्रमुख प्रबंध निदेशक हैं ONGC। अब ONGC से इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछे गए हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ONGC के बारे में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत का सर्वाधिक लाभदायक सार्वजनिक उपक्रम कौन है? तो भारत का सर्वाधिक, यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, सर्वाधिक लाभदायक, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लाभदायक सार्वजनिक, वैसे जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे सर्वाधिक लाभदायक सार्वजनिक जो उपक्रम है वो है ONGC। कौन है? ONGC। ONGC के बारे में अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी बात एग्जाम में पूछा गया। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ONGC का मुख्यालय इसका देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून में। कभी कभी ऑप्शन में दिल्ली मिलता है तो वो बिल्कुल गलत है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि वर्तमान में अरुण कुमार सिंह किसके प्रमुख प्रबंध निदेशक हैं? तो ये ONGC के, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत, ये भारत की एक महारत्न कंपनी है और महारत्न कंपनियां हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म वगैरह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ONGC का। फिलहाल तो आप लोग इस प्रश्न से इतना याद रखेंगे कि भारत का सर्वाधिक लाभदायक सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ONGC। स्थापना 1956। मुख्यालय इसका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न कि 2023 में महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन है? तो यहाँ पे देखिए, अब इस प्रश्न से महिला फुटबॉल विश्व कप से स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जितने आपके एग्जाम के लिए बनेंगे उन सभी को यहाँ पे आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका विजेता तो स्पेन बना था। कहाँ पे विजेता इसका? स्पेन बना था। 2023 वाला करंट अफेयर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्पेन विजेता बना था। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछा जाएगा? सबसे पहले पूछेगा इसका आयोजन 4 वर्ष पे एक बार होता है। इसका आयोजन 4 वर्ष में एक बार होता है। तो 4 वर्ष तक ये क्वेश्चन आपके लगातार एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। तो सबसे पहले इसका आयोजन किन देशों ने किया था 2023 वाले का? तो 2023 वाले का जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया किया था और न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया के ही बगल में न्यूजीलैंड देश है, न्यूजीलैंड ने इसका आयोजन किया था। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। इन दो देशों ने आयोजन किया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ये महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप जो कि फुटबॉल के लिए होता है, इसका आज तक सर्वाधिक बार विजेता कौन है? सर्वाधिक बार आज तक कौन जीता है? कौन सा देश है जो महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप सर्वाधिक बार जीता है? तो वो जीता है अमेरिका। कौन सा देश जीता है? ये बातें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। अमेरिका सबसे ज्यादा बार जीता है। कितनी बार जीता है? तो 4 बार जीता है। अच्छा, ये जो आयोजन है 2023 वाला ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अब अगला आयोजन होगा 2027 में, 4 साल बाद, यानी कि 2027 में। ये आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये आयोजन ब्राजील में होगा। कहाँ पे? ब्राजील में। ब्राजील कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग को याद रखना है। चलिए 2023 में महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन है? तो ये देखिए स्पेन है इसके विजेता। और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने आपको क्या बताया कि सर्वाधिक बार किसने जीता? अमेरिका ने जीता, 4 बार जीता है।
और ये जो 2023 वाला है इसका आयोजन किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर के आयोजन किया था और 2027 में यही इवेंट कहाँ पे होगा? ये ब्राजील में होगा। ये प्रतियोगिता ब्राजील में होगा। इसका आयोजन 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। तो ये भी बातें आप लोग को स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो देखिए यहाँ पे भाई अगर आपसे पूछे गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, अगर गति के तीनों नियम किसने दिए थे, यहाँ पे आप नोट करते जाइए क्योंकि द लेजेंड न्यूटन से सवाल आ चुका है। यहाँ पे गति के 3 नियम, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं सभी को नोट करिए। और परावर्ती 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 दूरबीन का खोज किसने किया था? ठीक। और प्रकाश का स्पेक्ट्रम का खोज किसने किया था? प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो प्रकाश 7 रंगों से मिल करके बना है। इसका प्रिज्म प्रयोग किसने बताया था? इसका प्रिज्म प्रयोग जो है वो न्यूटन साहब ने बताया था। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इसका प्रिज्म प्रयोग, प्रकाश का प्रिज्म प्रयोग किसने बताया था? कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना है। कितने रंगों से? 7 रंगों से प्रकाश मिलकर के बना है। ये भी बात किसने बताया था? न्यूटन ने। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण के तो आप लोग यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूछ ही रहा है, तो वो भी न्यूटन ने खोजा था। तो इन सभी के कौन है? न्यूटन। इन सभी के खोज करता है। इसके अलावा और भी बहुत चीजें इन्होंने खोजा है। जब वैज्ञानिक अपना बैठता है अपने लैब में तो केवल एक ही चीज नहीं, बहुत सारी चीजों का डिस्कवर वो करते करते कर देता है। ठीक, ये बातें भी आप लोग को याद रखना है। न्यूटन के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक क्या है। इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत फेमस है, जिसका नाम है प्रिंसिपिया। तो ये प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसकी है? तो वो न्यूटन महोदय की है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। स्टैटिक जीके का यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? न्यूटन भाई साहब ने दिए। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिया। परावर्ती दूरबीन का खोज किसने किया? न्यूटन ने किया। प्रकाश का स्पेक्ट्रम यानी कि प्रकाश का प्रिज्म प्रयोग किसने बताया कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है? न्यूटन महोदय ने बताया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि न्यूटन का पुस्तक कौन सा है? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसका है? न्यूटन का है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क यातायात का कितना प्रतिशत वहन करता है? मतलब जो कुल लोड है सड़क का, वो कितना प्रतिशत लोड जो है भार वो केवल राष्ट्रीय राजमार्ग उठाते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी आज तक छपे हैं और छपने वाले हैं, इस प्रश्न से भैया वो तो हम लोग साफ करने वाले हैं। तो देख लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में क्या पूछता है। तो सबसे पहले लोड तो 40% जो जितना भी पूरे देश में, अपने देश में जितना भी यातायात होता है यानी कि आवागमन, उसका 40% जो होता है वो केवल नेशनल हाईवे उठाता है। अगर एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाएगा कि कुल सड़क यातायात का, कुल सड़क नेटवर्क का कितना भाग जो है, सड़क नेटवर्क का कितना भाग जो है वो नेशनल हाईवे है? तो कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2% भाग नेशनल हाईवे है। ठीक, केवल भारत में केवल कुल सड़क का केवल 2% ही नेशनल हाईवे बना है। और लेकिन लोड कितना उठा रहा है कुल? तो वो कुल 40% लोड उठा रहा है भारत का। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में क्या पूछता है एग्जाम में? नेशनल हाईवे जिसे बोलते हैं। नेशनल हाईवे के बारे में क्या पूछता है कि नेशनल हाईवे का भारत में निर्माण कौन करता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका निर्माण और रख रखाव कौन सी संस्था करता है? रख रखाव कौन सी संस्था करता है? तो इसका निर्माण और रख रखाव NAHI करता है। NAHI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके लिए NHI के स्थापना के लिए एक्ट कब आया था? तो 1988 में इसका एक्ट भी आया था। तो ये प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न NAHI से ये पूछा जाता है कि ये अपना कार्य कब शुरू किया, कार्य करना कब शुरू किया? तो ये 1995 में
कार्य करना शुरू किया। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इतनी चीजें यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट था स्टैटिक जीके जीएस से, तो जिसे हमने पढ़ा। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क यातायात का कितना प्रतिशत वहन करता है? कुल सड़क यातायात का 40%, और कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2% ही नेशनल हाईवे है हमारे देश में, जबकि भार कितना उठा रहा है? 40%। नेशनल हाईवे की बात करें, निर्माण रख रखाव NHAI करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना के लिए एक्ट कब आया था? 1988 में। कार्य करना शुरू किया 1995 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीजें आप लोग सही करिए। और फिर भारत के यहाँ पे आंतरिक भागों पे सड़क तो NHAI बनाता है, भारत के बॉर्डर पे सड़क BRO बनाता है, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसकी स्थापना 1960 में हुई थी। 1960 में सिंधु जल समझौता भी हुई थी, आप लोग उसे भी याद रखें। अमर्त्य सेन द्वारा खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया नया आयाम क्या है? देखिए, जो खाद्य सुरक्षा के जो आयाम है ना, वो 4 प्रमुख हैं। 4 प्रमुख आयाम दिए गए हैं। आप लोग को पहले ये क्वेश्चन समझना होगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे ये क्या कह रहा है। तो इसमें 4 प्रमुख आयाम जो हैं विश्व लेवल पे है, वो क्या है? उपलब्धता, यानी कि खाद्य सामग्री का उपलब्धता होना देश में बहुत अनिवार्य है, और खाद्य सामग्री तक लोगों का पहुंच होना आवश्यक है। अगला चीज है कि लोगों में सामर्थ्य हो, खाद्य में इतना सामर्थ्य हो कि लोगों का भूख मिटा सके, उनको पोषित कर सके, और इसके उपयोगिता के बारे में ये 4 आयाम इसका, और लोग इसके उपयोग कर सकें। तो उपयोग के बारे में यहाँ पे इसका 4 आयाम बनाया गया है। अगला आयाम जो है वो उपयोग, अगला आयाम जो दिया नया आयाम, इसमें जोड़ा कौन? ये 4 आयाम पहले से थे, इसमें नया आयाम अमर्त्य सेन, जिसे नोबेल भी मिल चुका है, अभी बता रहे हैं कब नोबेल मिला। इन्होंने यहाँ पे अधिकार, एक नया आयाम अधिकार, अधिकार का मतलब क्या होता है? हक। तो इन्होंने ये जोड़ा, अधिकार नामक आयाम इन्होंने जोड़ा। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमर्त्य सेन द्वारा खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया नया आयाम। 4 प्रमुख आयाम जो थे वो उपलब्धता था, पहुंच था, सामर्थ्य था और उपयोग था। इसके अलावा एक और आयाम जोड़े इसमें, अधिकार। वो किसने जोड़ा? अमर्त्य सेन। बाकी आप लोग को यही याद रखना है कि अमर्त्य सेन ने कौन सा अधिकार जोड़ा, यही एग्जाम में रिपीट होगा। ठीक। और इसके अलावा अमर्त्य सेन को नोबेल भी मिल चुका है, आप सभी जानते हैं। 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले ये पहले भारतीय कौन बने? अमर्त्य सेन। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि अमर्त्य सेन द्वारा नया आयाम दिया गया कौन सा? तो वो अधिकार, यानी कि हक, लोगों का अधिकार हो खाद्य सामग्री पाने का, या फिर उसको खाने का अधिकार हो देश में। ठीक। 1998 में इन्हें क्या मिला? ये भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल मिला। अगला प्रश्न है जो कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना संबंधित है। तो ये गैस पाइपलाइन से संबंधित है। यहाँ से देखिए, अब योजनाओं से संबंधित, परियोजनाओं से संबंधित आपके एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के बारे में बात करें, ये गैस पाइपलाइन से संबंधित थी। किससे? गैस पाइप लाइन से ये संबंधित योजना थी। इस योजना को शुरुआत वाराणसी में किया गया, वाराणसी से। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 से इस योजना का शुरुआत किया गया। तो उत्तर भारत के राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाना इस योजना का उद्देश्य था, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गैस पाइपलाइन के बारे में ये याद रखेंगे। उत्तर भारत का मतलब ये जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा जैसे राज्यों के लिए ये योजना थी। और इसे 2016 में वाराणसी से शुरू किया गया। किसने शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस योजना को शुरू किया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट कुछ जीके जीएस के प्रश्न आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे देखिए, अगर जन धन योजना,
योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादा, वो जन धन योजना 28 अगस्त 2024 की भारत की विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। ये 2016 में ये शुरू हुई थी। 28 अगस्त 1914 में ये योजना शुरू हुई थी। उसके अलावा और उज्ज्वला योजना, ये उज्ज्वला योजना ये कब योजना शुरू हुई? कई बार एग्जाम में पूछा गया ये योजना है। ये शुरू हुई थी 2016 में, 1 मई 2016 में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि पीएम किसान योजना कब शुरू हुई थी? पीएम किसान योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2019 की योजना है। फसल बीमा योजना, हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? फसल बीमा योजना, कभी कभी आपके एग्जाम में बहुत सारे योजना से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। फसल बीमा योजना 2016 कब शुरू हुई थी? 2016 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि आवास योजना कब शुरू हुई थी? आवास योजना कब शुरू हुई थी भारत में? या फिर पूछ ले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी भारत में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब शुरू हुई थी? या फिर आपसे पूछ ले कि डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? या फिर स्किल योजना कब शुरू हुई थी? स्किल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? तो ये सभी योजनाओं के बारे में आप लोग याद रखेंगे। ये सभी योजनाएं 2015 में शुरू हुई थी। तो इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि पीएम ऊर्जा गंगा परियोजना संबंधित है। तो ये गैस पाइपलाइन से वाराणसी में 2016 से शुरू हुई थी, और जनधन योजना 2014 से, उज्ज्वला योजना 2016, पीएम किसान 2019, फसल बीमा योजना 2016, बेटी बचाओ स्किल योजना, डिजिटल इंडिया योजना, आवास योजना, और ये सभी 2015 में शुरू की गई योजना है भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, सोडियम को खुला रखने पर किसके साथ प्रतिक्रिया करके विस्फोट और आग लग सकती है? तो देखिए, सोडियम अतिक्रियाशील धातु है जिसका परमाणु क्रमांक होता है Na, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, और सिंबल Na होता है, यानी कि सोडियम इसका सिंबल होता है। अगर ये खुले में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ में बहुत तेज अभिक्रिया करके ये विस्फोट हो सकता है, आग लग सकती है। लेकिन अगर इसे आप लोग पानी में गलती से डाल देते हैं तो बम की जगह से बहुत तेज धमाका होकर के इसमें विस्फोट होगा। ठीक, इसके अलावा सोडियम को इसी वजह से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग मिट्टी का तेल उपयोग करते हैं। मिट्टी के तेल में ये अपनी क्रिया नहीं करता है, तो इसको सुरक्षित किस में रखा जाता है? ये बातें एग्जाम में पूछी गई है। तो इसको सुरक्षित रखा जाता है मिट्टी के तेल में, यानी कि केरोसिन ऑयल में इसको सुरक्षित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन जो इससे पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रीट लाइट में पीली रोशनी के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? स्ट्रीट लाइट में पीली रोशनी के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो मनचाहा रोशनी पाने के लिए उसमें अलग अलग तरह के केमिकल या फिर धातु या फिर तत्व मिलाए जाते हैं, तो इसके लिए सोडियम का प्रयोग करते हैं। मनचाहा मतलब पीली रोशनी के लिए सोडियम का प्रयोग करते हैं स्ट्रीट लाइट वगैरह में। पहले जब एलईडी लाइट नहीं थी तो पहले प्रदीप्त बल्बों का उपयोग किया जाता था, तो उसमें ये सोडियम का प्रयोग किया जाता था। और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सके रिपीट हो तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। चाकू से ऐसे हमारे आवर्त सारणी में ऐसी बहुत सी धातुएं हैं जिनको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी धातु है जिसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो हम लोग सोडियम को आसानी से काट सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके अलावा लिथियम को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि सोडियम को खुला रखने पे किसके साथ अभिक्रिया? ऑक्सीजन के साथ में। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, सिंबल Na होता है, और इसको सुरक्षित रखने के लिए सोडियम को मिट्टी का तेल उपयोग करते हैं, नहीं तो हाईली रिएक्टिव होता है। ये पानी में डाल देंगे तो तुरंत ही ये विस्फोट होगा, थोड़े समय के बाद 10 सेकंड के बाद,
और पीली रोशनी के लिए सोडियम का उपयोग करते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सभी को चाकू से काट सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देखिए नई शिक्षा नीति के बारे में क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपसे आपके एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन थे। कौन थे? के इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। ठीक, के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनेगा कि ये भारत आया कब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया कब? तो 2020 में आया था। इसका जो स्लैब जो बना था, यानी कि नई संरचना, इसके लिए शिक्षा देने की नई संरचना क्या बनाई गई? तो इसका नई शिक्षा देने की जो संरचना है 5+3+3+4 बनाई गई। इसमें प्री सेकेंडरी और प्री सेकेंडरी मिडिल, इस तरह से इसमें वो बनाई गई है। मतलब आयु एज का गैप बनाया गया है बच्चों के लिए कि वो प्री में कितने साल से कितने साल तक प्री में रहेंगे, कितने साल से कितने साल तक मिडिल में रहेंगे, कितने साल से कितने साल तक सेकेंडरी में रहेंगे। एक और कोई है, तो ये चारों इसमें कैटेगरी बनाई गई है। अच्छा, ये मसौदा समिति जो बनाई गई थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मसौदा पेश कब हुआ था संसद में। तो ये एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखेंगे कि ये संसद में ये मसौदा पेश कब किया गया था? तो 2019 में ये मसौदा संसद में पेश किया गया था। और जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी, पुरानी जो हमारी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो कब की थी? ये भी बात एग्जाम में पूछा गया था, तो पूछा जाता है। तो जो पुरानी शिक्षा नीति थी ना, वो 1986 की थी। तो ये भी बातें यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। चलिए, सारी चीजें हो गई जो इम्पोर्टेंट था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे समिति के प्रमुख कौन थे? ये के कस्तूरी रंगन थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया भारत में 2020 में, और समिति कौन सी बनाई गई थी? कस्तूरी रंगन। और इसमें नई संरचना दिया गया 5+3+3+4। मसौदा पेश हुआ संसद में 2019 में, पास हो गया, और ये नई शिक्षा नीति 2020 से लागू हो गई। और पुरानी जो शिक्षा नीति थी वो 1986 की थी, तब से लेकर के आज तक वही चल रहा है। 1793 में बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? तो देखिए यहाँ पे ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। आइए आप लोग को यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर कि 1793 में बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ये कार्नवालिस लागू किया था। कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? कार्नवालिस महोदय हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चार्ल्स कार्नवालिस था। कार्नवालिस, हाँ सही लिखा गया है। आप लोग ये बातें 1793 में लागू हुआ। इसी तरह से और भी कुछ व्यवस्थाएं थी जो ब्रिटिशियन के द्वारा बनाई गई थी, जैसे महलवाड़ी प्रथा थी। महलवाड़ी, इनके बारे में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। महलवाड़ी बंदोबस्त, दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने लाया और कब लाया। तो महलवाड़ी को जो लाने वाले हैं वो हाल्ट मैकेंजी है। कौन? हाल्ट मैकेंजी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल्ट मैकेंजी। और दूसरी चीज ये पूछी जाती है ये कब भारत में आई थी? तो 1822 में। एक और था टॉमस मुनरो वाला, जिसे कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में ये पूछा जाता है महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर बंदोबस्त भी इसे बोलते हैं। ये भारत में कब आया था? तो ये टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। मेनली टॉमस मुनरो ने व्यापक रूप से 1820 में शुरू किया था, एक बार और बीच में शुरू किया था, लेकिन मुख्य वाला जो 1820 में सहायक संधि किसने शुरू किया था? तो सहायक संधि ये किसने शुरू किया था? वेलेजली ने शुरू किया था। किसने? वेलेजली ने शुरू किया था। कब शुरू किया था सहायक संधि? तो ये 1798 में, ये सबसे पहले वाला था 1798 में। तो इतनी चीजें यहाँ पे कुछ अंग्रेजों की योजनाएं थी जिसे आप लोग याद रखेंगे इस वजह से, क्योंकि एग्जाम में नंबर लेना, नहीं तो इन लोग का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम लोग याद रखें। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू कौन किया? कर्नवालिस। भारत में महलवाड़ी बंदोबस्त हाल्ट मैकेंजी 1822। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो 1820 और सहायक संधि वेलेजली 1798। तो इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है। और जय हिंद। आप लोग का नमस्कार। हमारा क्लास अच्छा लगा है उम्मीद है हमारा,
और क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।